हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण। देखिए, अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। दैनिक जीवन में अपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। उसमें कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं तो कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मतलब कुछ भौतिक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अस्थायी होते हैं, कुछ रासायनिक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो स्थायी होते हैं। उन्हीं को अपन लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे A प्लस बी, दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन किया है ए बी का। दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन किया है ए बी का। यहां पर ए और बी क्या है? यहां पर ए और बी दोनों रिएक्टेंट है। दोनों क्या है? रिएक्टेंट, क्रियाकारक। ये दोनों क्रियाकारक है। जो क्रियाकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और ये जो बनता है उसे अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने के पश्चात जो अपने को पदार्थ बनता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो अपने एरो ड्रॉ किया है, इस एरो के ऊपर जो भी लिखा जाता है वो होता है उत्प्रेरक। इस एरो के ऊपर जो भी लिखा जाता है वो क्या होता है? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को इफेक्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देते हैं। या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देंगे। ऐसा नहीं कह सकते कैटलिस्ट हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम ही करते हैं। कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसलिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का काम होता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करना, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या अभिक्रिया की दर को घटाना। ठीक है, तो इसे अपन लोग क्या कहते हैं? ये कंप्लीट अपने पास में रासायनिक समीकरण है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें क्रियाकारक उत्प्रेरक की प्रेजेंस के अंदर उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं। एक दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं अपन लोग कि कोई भी जो पुराने बंध होते हैं उनका टूटना और नए बंधों का फॉर्मेशन होना, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का फॉर्मेशन होना क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में एक बेसिक परिभाषा हो सकती है केमिकल रिएक्शन की, कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करके, आपस में क्रिया करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे अपन लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। उसे अपन लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए, ये जो दैनिक जीवन में अपन लोग बहुत सारे रासायनिक समीकरण देखते हैं, उसमें एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज। देखिए क्या डिफरेंस होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें आकार चेंज होता है, आकृति, गंध, ऐसा अगर या फिर रंग ये चेंज होता है तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, रासायनिक संगठन उसका चेंज हो जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है? ये जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन वही अगर अपन लोग रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब ये एक ही दिशा में ये दोनों दिशा में चलता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है। अगर जो चेंज हो गया है उसको अपन वापस चेंज नहीं कर सकते। वापस जैसे मान लो कोई क्रियाकारक है a प्लस बी, ये ऐसे इसने ए बी बना दिया, तो वापस ए बी ए प्लस बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये एक दिशीय होते हैं, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो द्विदिशीय होते हैं। अगर a प्लस बी था, इसने ए बी बनाया, तो ये वापस डिवाइड होके a प्लस बी बना देगा। इसमें जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, अग्र अभिक्रिया और नीचे वाली प्रतीक अभिक्रिया। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पानी का वाष्प में बदलना, वापस वाष्प का पानी बदलना, इसका वापस बर्फ में बदलना, आइस में बदलना। लेकिन इसमें पेपर का जलना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, पेपर जलता है तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस हो गए। अब देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो किन किन बातों की जानकारी अपने को देती है? वो ये बताती है अपने को कि क्रियाकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है, उत्प्रेरक कौन सा है। इसके अलावा और क्या क्या बताती है अपने को? क्रियाकारकों की सांद्रता क्या है, उत्पाद की सांद्रता कितनी है, ताप, अभिक्रिया में ताप कितना दिया गया है, अभिक्रिया के ऊपर दाब कितना लग रहा है, अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है या फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये भी अपने को बताता है कि हाँ अभिक्रिया उष्मा सेपी है या उष्मा शोषी है। और उसके बाद में जो क्रियाकारक उत्पाद होते हैं उनकी अवस्था बताती है। जैसे यहाँ पर जी लिखा हुआ है, तो जी मतलब इसकी भौतिक अवस्था है कि जो यौगिक लिया गया है उसकी भौतिक अवस्था जी, गैस फॉर्म में। अगर मैंने यहाँ पे एन लिख दिया तो वो लिक्विड फॉर्म में, वो किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। जो नीचे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं वो उस पदार्थ की भौतिक अवस्था को शो करते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है अपने को। ठीक है, तो ये अपने पास में ही होता है। और उसके अलावा देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, अभिक्रिया को संतुलित करना, संतुलन करना। बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करना। देखिए अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं? इसका एक मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है। अब देखिए जनरल प्रोसेस है, बैलेंस करने का कोई हार्ड मेथड नहीं, एक जनरल प्रोसेस है। जैसे पुराने टाइम में कैसा होता कि सब्जी लेने जा रहे थे, तो जो सब्जी वाला होता है वो क्या करता, एक कैसे तुलना होता था, उसको ऐसे बीच में से पकड़ता, दोनों तरफ, एक तरफ बाट रखता 500 ग्राम का और दूसरी तरफ देखो सब्जी रखता। मान लो उसने 15 मिर्ची रख दी, तो क्या करता, जब तक दोनों इक्वल नहीं होते तब तक उसमें क्या करता, मिर्ची रखते जाता। और जैसे ही दोनों इक्वल हो जाते हैं वो रुक जाता और अपने को दे देता है, हाँ ये हो गया आपका। तो वही प्रोसेस अपने को करना है, दोनों को बैलेंस रखना है। मतलब क्या हो गया, दोनों तुलना को अपने क्या रखना है, अपने को बैलेंस रखना। अगर एक मिर्ची भी एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या करता, उस मिर्ची को बाहर निकाल देता। तो अपने पास सेम प्रोसेस यहाँ पर भी यही है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर H2 प्लस O2 gives H2। ठीक है, तो ये अपने पास में जो एरो बना रखा है ये अपना तुलना है, और ये जो क्रियाकारक है और ये उत्पाद है अपने पास। तो अपने को क्या करना है, क्रियाकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को इक्वल करना। क्या रूल है इसका, क्रियाकारकों और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को अपने को इक्वल करना। जैसे यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोजन की संख्या दे रखी है 2, हाइड्रोजन दे रखा है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन भी दे रखा है 2।
ठीक है। और इस तरह हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो अपन देखेंगे हाइड्रोजन तो इक्वल है, ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, तो अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास ऑक्सीजन का नंबर हो गया 2। तो इस 2 को मैं कहां मेंशन करूंगा, इसके आगे। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इस साइड है तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको भी 4 में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो अपने पास में क्या मिलता है अपने को कि इस साइड हाइड्रोजन 4 है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 है, क्रियाकारकों में ऑक्सीजन 2 है तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, क्रियाकारकों और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को अपन ने क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया। बस इसे ही रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को इस तरीके से अपन संतुलन कर सकते हैं, चाहे कैसी भी बड़ी रिएक्शन हो। अपने को एक ध्यान रखना है, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या को इक्वल करना है, दोनों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या करना, अपने को इक्वल करना है। ठीक है, ये होता है अभिक्रिया को बैलेंस करना। अब देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अभिक्रिया के प्रकार। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, देखो टाइप ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें अपने को टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप है, इसमें अपने को फर्स्ट अपने स्टार्ट करना है एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट अपने पास टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, या दूसरे वर्ड में से बोल सकते हैं अपन इसको संयोजन, संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए नाम से पता चलता है एडिशन या योगात्मक का मतलब क्या हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है आपस में, कुछ आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, जैसे अगर एक एग्जांपल देता हूं, H2+O2 क्या हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के जल का निर्माण कर रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। मतलब डेफिनेशन क्या देंगे इसकी अपन, दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे, संयोजन या एडिशन रिएक्शन कहेंगे। उसे अपन लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, क्रियाकारकों का जुड़ना हो रहा है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, जितनी ही संयोजन अभिक्रियाएं होती है, जितनी ही एडिशन रिएक्शन होती है, वो सारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, ऊष्मा ऊष्मा सेपी, मतलब ऊष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ऊष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। एडिशन रिएक्शन देखिए कुछ एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देता हूं, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या रहेगा, जैसे देखिए कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, दो क्रियाकारक जुड़े और किसका निर्माण कर दिया, एक उत्पाद का निर्माण कर दिया, तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन हो गई। जैसे मैं लेता हूं बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम लीपर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम लीपर। रिएक्शन देखिए Mg प्लस O2 क्या बना रहा है ये MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब किसका एग्जांपल हो गया, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। देखिए एक देखिए मैंने लिखा है बर्निंग। जब भी बर्निंग की बात आई, किसी भी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन की। अगर अपने को दहन की अभिक्रिया या बर्निंग की रिएक्शन शो करनी है तो अपने को ऑक्सीजन की नीड है। अपन बिना विदाउट ऑक्सीजन किसी भी चीज का बर्न नहीं करवा सकते। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन। एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन क्या होता है, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दोनों में क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजनीकरण करवाया, हाइड्रोजनेशन करवाया इसका। तो देखिए क्या मिल गया अपने पास में, एथेन मिल गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस सब में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। सब में क्या हो रहा है, अभिकारक क्रियाकारक आपस में जुड़ रहे हैं। तो एग्जांपल किसका हो गया, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और सारी एडिशन रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये एडिशन रिएक्शन का अपने टाइप। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आता है डिसोसिएशन रिएक्शन। सेकंड पार्ट है ना, सेकंड टाइप है इसका। डिसोसिएशन रिएक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। देखिए नाम से पता चल रहा है कि वियोजन हो रहा है। वियोजन का मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है। कोई क्रियाकारक टूटता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और ये ध्यान रखो, वियोजन अभिक्रिया के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। वियोजन अभिक्रिया के लिए किसी भी चीज को तोड़ना है तो अपने को उसको कुछ हीट देनी पड़ेगी, तब वो ब्रेकडाउन होगा, तब वो टूटेगा ना प्रोडक्ट। तो इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया, जितनी डिसोसिएशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी। उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण करती है। ठीक है, अब देखिए अब ये समझ में आ गया अपने को क्या इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एक बड़ा अणु होता है वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। कोई बड़े अणुभार वाला यौगिक छोटे अणुभार वाले दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। उसे अपन लोग क्या कहेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जांपल देखिए इसका, तो देखिए ये वियोजन अभिक्रिया भी होती है, वो तीन टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप अपना दिमाग में इसका है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसके साथ होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो किसमें होगी, एक्वस सॉल्यूशन में होगी। देखिए H2O, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, क्या बना देगा, H2 प्लस O2 बना दिया। NaCl क्या बना देगा, 2Na प्लस Cl2। तो अपने पास में ये क्या बन रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। और ये रिएक्शन किनके साथ होती है, आयनिक यौगिकों के साथ होती है। आयनिक कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। H2 है, NaCl, ये सारे क्या आयनिक यौगिक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन आयनिक यौगिकों के साथ होता है। नेक्स्ट देखिए थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन।
नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल है, थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर देना होता है, अपने को उसको गर्म करना होता है, हीट देनी होती है उसको, ठीक है। तो इसमें आएगा थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे इसको अपन लोग हीट देंगे, इसको अपन लोग हीट देते हैं तो अपने पास में मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है ये, बिना बुझा हुआ चूना। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट इसका, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, फोटोलाइटिक नाम से पता चलता है, फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है, तो इसका मतलब फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। एग्जांपल देखिए, मैंने लिया HBr, ये बना देगा H2 प्लस 2Br, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है अपने पास में, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। ये किसकी प्रेजेंस हो रही है, देख सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो किसका एग्जांपल हो गया, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन का एग्जांपल हो गया। तो अपने पास ये कंप्लीट होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है, जो एक कंपाउंड है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको अपन लोग क्या कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपने पास में कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए हिंदी में बोलते इसको विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस कैसे करते हैं। एक जैसे मैंने यहाँ पे ये पेन होगा, ये पेन आता है, इसको हटा के यहाँ खुद रुक जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पेन ने दूसरे पेन को डिस्प्लेस कर दिया। एक एग्जांपल देखता हूं, AB प्लस CD, ठीक है, या A प्लस CD, और ये बना होता है, A आता है यहाँ पर C के पास में और बन जाता है AD प्लस C। क्या हो गया, A ने C को डिस्प्लेस कर दिया। किसी भी एक क्रियाकारक के परमाणु दूसरे क्रियाकारक के परमाणुओं को उसके स्थान से हटा देते हैं, उसे अपन लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे छोटे थे तो क्या होता था, बस में सफर करते थे, जब अपन सीट पे बैठे रहते थे तो कोई बड़े अंकल जी आते हैं, अपने को आगे बोलते बच्चे हट, क्योंकि अंकल बड़े हैं, अंकल अपने से ज्यादा क्रियाशील है और अपन उनकी कंपैरिजन में कम क्रियाशील है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने को अपनी जगह से हटा दिया और वो बैठ जाते। जबकि ऐसा नहीं होता कि अंकल बैठे होते हैं और छोटा बच्चा आके बोलता अंकल हटना, क्योंकि बच्चा कम क्रियाशील है, अंकल को नहीं हटा सकता, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा सकता है। अपने को ये बात आती है कि फिर अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। सक्रियता श्रेणी देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये जो लिया है मैंने, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, इनका क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है।
ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनके क्या बना देते हैं, ऑर्नामेंट बना देते हैं, गहने बना देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जबकि सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अगर अपन ऐसे ही रखें तो आग लग जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो अपने को इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंप्लीट करना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप की होती है, तो सिग्नल डिस्प्लेसमेंट, सिग्नल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, कोई भी एक तत्व दूसरे क्रियाकारक के परमाणुओं को हटा देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस FeSO4। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखिए Zn कहां है, या Fe कहां है, नीचे। जिंक ज्यादा क्रियाशील है Fe से, तो जिंक क्या करता है, Fe की स्थान का लेता है और क्या बना देता है, ZnSO4 प्लस Fe। जिंक ने क्या कर दिया, Fe को हटा दिया, जिंक क्या करता है, Fe को हटा देता है और ZnSO4 प्लस Fe का फॉर्मेशन करता है। और यही रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं, Fe प्लस ZnSO4। तो इसका मतलब क्या हो गया, Fe तो कम क्रियाशील है जिंक से, तो Fe कभी भी जिंक को हटा नहीं सकता, तो अपन क्या लिख देंगे, ये रिएक्शन संभव नहीं है, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन Fe। जिंक Fe से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये अभिक्रिया संभव नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, डबल द्विविस्थापन, यानी क्या बोलते हैं इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारकों की क्रियाकारक एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, दो अभिकारकों की क्रियाकारक एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, और उसे अपन लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, AgNO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। क्या होगा, पोटेशियम Ag को डिस्प्लेस कर देगा, पोटेशियम क्या करता है, Ag को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देगा, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। Ag क्या करता है, K को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देता है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाकारकों के जो परमाणु हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए अपने को रिएक्टिविटी ऑर्डर आना चाहिए। बिना रिएक्टिविटी ऑर्डर के अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं कर सकते, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले अपने को रिएक्टिविटी ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप इसका फोर्थ टाइप डेवलप इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण की अभिक्रिया। देखिए वैसे अपने जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट किया था, लेकिन फिर भी एक बार वापस देख लीजिए आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन, अपन स्ट्रॉन्ग एसिड लिया मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन मैंने स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे पास में प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl प्लस H2O सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर।
सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलता है मेरे पास में। तो ये मेरे पास में क्या बनता है, जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आपस में रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे पास में प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के गुणों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एसिड और बेस ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट की और एक दूसरे के गुणों को खत्म करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर मैं ऐसा लेता हूं, मैंने क्या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, और सेकंड में मैं लेता हूं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए कैसा सॉल्ट बनेगा, दोनों में बनेगा तो सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट कैसा होगा, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होगा वो, बेसिक सॉल्ट। अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, जो स्ट्रॉन्ग है उसका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपके पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अपने पास में देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ये रेडॉक्स जो नाम है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ReD OX। इसका मतलब ये मत लेना रेड लाल ऑक्स एंड बेल, लाल बेल नहीं, रेड ReD मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन और ऑक्सीकरण। क्या हो गया, अपचयन और ऑक्सीकरण। ये दोनों रिएक्शन, जब अपचयन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन साथ में कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें दोनों रिएक्शन क्या होती है, साथ में कंप्लीट होती है। एग्जांपल देखिए, Zn प्लस CuSO4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। Zn ने क्या किया है, ऑक्सीजन को जोड़ के ऑक्सीकरण कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, और Cu ने क्या कर दिया है, अपना अपचयन कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों रिएक्शन साथ में कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए अपने इस रिएक्शन को क्या नाम दे दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपने क्या नाम दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया, इस अपने क्या कहा, ऑक्सीकरण, और ये क्या हो गया, अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, तो अपने में ये ध्यान रखना है। अब ये जो 5 टाइप है रिएक्शन के, जो 5 टाइप है वो भी कंप्लीट होते हैं। अब मेन बात क्या है, ये जो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में कॉमन पार्ट है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में कॉमन पार्ट है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई देखें तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई देखें तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आरबीएसई के लिए कुछ पार्ट बचा है, रिडॉक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, आरबीसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है, उसके अलावा कैटलिस्ट दे रखा है, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन दे रखा है, वो अपन इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, वो ओनली आरबीसी वालों बच्चों के लिए, क्योंकि सीबीएसई के लिए ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।